नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्र आईएएस एकेडमी में। आज का डेट है 31 मई 2024 एंड आसाम ट्रिब्यून के करंट अफेयर्स न्यूज़ एनालिसिस के डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट जो क्या आसाम के द्वारा एक्सपीरियंस किया जा रहा है, इसी के रिलेटेड आस्पेक्ट यहाँ पे एक आर्टिकल लिखा हुआ है जो क्या फ्रंट पेज में आपको देखने को मिलेगा आसाम ट्रिब्यून का। यहाँ पे बोला गया है दैट with 1% with increase of 1 degree centigrade of mean temperature, ओवरऑल जो रेनफॉल है ना वो डिक्रीज हो चुका है बाई 3.5%। और असम का अगर वल्नरेबिलिटी देख लीजिएगा टू क्लाइमेट चेंज वो भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जैसे टेम्परेचर बढ़ रहे हैं और ये फ्रीक्वेंसीज और ये कंटिन्यूसली हर साल आप देखोगे, हर साल इज़ ब्रेकिंग द प्रीवियस रिकॉर्ड्स दैट हाँ इस साल दुनिया का सबसे वार्मेस्ट ईयर, इस साल दुनिया का सबसे वार्मेस्ट ईयर, राइट। तो वही बोला जा रहा है दैट ये टेम्परेचर जो है ना राइज कर रहा है, राइट। उसी के कारण एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स भी हमें बढ़ते हुए दिख रहे हैं। देयर इज़ अर्जेंट नीड फॉर अडेप्टिव मेजर, इसीलिए बोला गया है। अच्छा, अडेप्टिव मेजर मतलब क्या? मतलब ऐसे मेजर्स जिससे हम लोग एड्रेस कर सके क्लाइमेट चेंज को, उसको हम लोग कह सकते एडैप्टेशन, राइट। फॉर एग्जाम्पल हम लोग तो पता है ना, हम लोग डेवलपिंग देश है, हम लोग डेवलप्ड बनने को है फ्यूचर में, तो साथ ही साथ हम लोग अब डेवलपिंग से डेवलप्ड अगर कोई बनेगा तो ऑफ कोर्स कोयला का तो इस्तेमाल होगा, एनर्जी का तो इस्तेमाल होगा, बट अगर हम लोग सस्टेनेबल एनर्जी का इस्तेमाल करें, अलग हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करें तो क्या है, तब तो हम लोग क्लाइमेट चेंज को भी ज़्यादा प्रमोट नहीं करेंगे ना, राइट। समझ रहे हो? तो इस टाइप के मेजर्स को बोलते हैं एडेप्टिव मेजर्स। दैट इज़ आप डेवलप करो, आप आगे बढ़ो, बट एट द सेम टाइम यू मेक श्योर दैट क्लाइमेट चेंज भी जो है ज़्यादा इन्हांस ना कर जाए आपके लिए, राइट। तो इस आर्टिकल में बोला गया है दैट देखो क्लाइमेट चेंज इन असम को जो है ना वो स्टडी किया तो जा रहा है, बट बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जो कि इस स्टडी को रोक रहे हैं। जैसे सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो डेटा, हमारे पास प्रॉपरली आसाम के रिलेटेड डेटा ही नहीं है जिससे कि डिटेल स्टडी कर सके। और जब तक देखो क्लाइमेट चेंज को हमको स्टडी करना है, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट हमको आसाम में स्टडी करना है, तो ऑफकोर्स आसाम में पास्ट के वेदर कंडीशंस कैसे रहे होंगे, राइट। 2020 के वेदर कंडीशंस कैसे थे, 2015, 2010, 1995, ऐसे हमको सारे एस्पेक्ट्स को डील करना पड़ेंगे। देयर इज़ लैक ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव स्टडीज़ ऑन क्लाइमेट चेंज। जी हाँ, एक क्लाइमेट चेंज के ऊपर कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी हम लोग नहीं देख रहे हैं, राइट। ग्लोबल नेचर अगर देख लीजिएगा क्लाइमेट चेंज फिनोमेना का, वो भी काफ़ी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, राइट। अगर सोचो 2023 को एक्सट्रीम क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट हमको देखने को मिला, बट वहीं पर 2024 को शायद नहीं होगा, राइट। सो मैं क्या बोल रहा हूँ दैट ये भी जो है ना अनप्रेडिक्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इसीलिए इस आर्टिकल में बोला गया दैट देखो भाई, हमको जो क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड जो मेनली इम्पैक्ट्स इस रीजन में अब के समय देखने को मिल रहा है, एक तो सबसे बड़ा है वो है फ्लड, राइट। और हम लोग को क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो फ्लड के आने की प्रोबेबिलिटी है उसकी फोरकास्टिंग को हमको इन्हांस करने की ज़रूरत है, और साथ ही साथ साइक्लोन की फोरकास्टिंग को भी इन्हांस करने की ज़रूरत है। नहीं तो साइक्लोन रेमन ने जैसे डिवास्टेशन मचा है इन मेनी पार्ट्स ऑफ असम, वैसे फ्यूचर में भी मचा सकता है। क्योंकि देखो आप खुद सोचो, अगर हम लोग साइक्लोन फोरकास्टिंग कर ले तो अनडाउटेडली हम लोग पहले से इस लाइफ को सेव कर सकते हैं, वही जो 1-2 जान भी जा रही है उसको भी हम लोग रोक सकते हैं, राइट। टाइमली इवैक्यूएशन अगर किया जाए ड्यूरिंग द साइक्लोन वो भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि बहुत लोगों को बचाया जा सकता है। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यस, जो भी इस टाइप के रीजन्स हैं वहाँ पे हम लोग शेल्टर प्रोन एरियाज बना सकते हैं, राइट। वैसे ही फ्लड फोरकास्टिंग का भी फ़ायदा होता है, द टाइमली इवैल्यूएशन करने से हम लोग टाइमली वहाँ से लोगों को हटा सकते हैं, राइट। कंस्ट्रक्शन शेल्टर्स बना सकते हैं फ्रंट प्लोन विलेजेस में, और साथ ही साथ फ्लड के समय क्या होता है ना, पानी घुस जाता है, तो अगेन फॉर द टेम्पररी रिलीफ जो क्या अगर आप देख लीजिएगा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने भी फ्लड के आने से बचने के लिए जो है बहुत सारे डायरेक्टिव्स दिए हैं, उसमें ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट डायरेक्टिव है। और ये डायरेक्टिव क्या है, यूटिलाइजिंग गवर्नमेंट स्कूल बिल्डिंग्स फॉर शेल्टर्स। जी हाँ, सरकारी स्कूल के बिल्डिंग्स जो है ना उनको क्यों ना हम लोग शेल्टर बना सके, जिससे जो भी फ्लड से इम्पैक्टेड लोग हुए हैं उनको हम लोग बचाया जा सकता है, राइट। इनफैक्ट अगर असम में हम लोग रेनफॉल के पैटर्न को एनालाइज कीजिएगा, उसमें भी डेटा इनएडिक्वेसीज हम लोग को देखने को मिलता है ना। और अब देखो
अगर जैसे कि मैंने बोला, जैसे आपको, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी, राइट, आपका क्लास 1 से लेकर क्लास 10 क्लास 12 तक कैसा ग्रोथ हुआ है, उसको हम लोग कैसे गॉज कर सकते हैं? अगर क्लास 1 का रिजल्ट आपको पता हो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सबका अगर रिजल्ट पता हो, तब ना मैं बोल सकता हूँ दैट क्लास 1 से लेकर क्लास 2 में आपकी इंप्रूवमेंट हुई है क्या, आपकी और भी डिमोशन हुई है ना? फिर क्लास 5 में गए तो आपको क्या इंप्रूवमेंट हुई है, क्या डिमोशन हुआ है? फिर क्लास 5 से क्लास 8, क्लास 8 से क्लास 10, क्लास 10 से क्लास 12 क्या हुआ है? तो पास्ट का डेटा नहीं रहेगा तो चेंज को कैसे हम लोग बता सकते हैं? वैसे ही तो हुआ क्लाइमेट चेंज ना। अगर हमको इसको क्लाइमेट चेंज को समझना पड़ेगा ना, तो इसको हम लोग के लिए लॉन्ग टर्म डेटा को एनालाइज करने की ज़रूरत है, और इसी से हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं हिस्टोरिक डेटाज फ्रॉम ब्रिटिश प्लांटर्स एज वेल एज टी गार्डनर्स भी, है ना? तो इन डेटास को अगर इस्तेमाल करेंगे तो यस, इसकी एग्जीक्यूशन हम लोग ज़्यादा इजी होगा, राइट? क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर इज़ अनस्टेबल और उसके कारण हाइड्रोलॉजिकल डिजास्टर्स हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट? सो देयर आर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबल चेंज ऑन एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटीज एज वेल। जी हाँ, एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी के ऊपर ग्लोबल हम लोग को कॉन्सिक्वेंसेज देखने को मिल रहा है ऑफ ग्लोबल चेंज, राइट? इनफैक्ट एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स तो बढ़ ही रहे हैं, जिसके कारण हाइड्रोलॉजिकल, अब देखो अगर बहुत ज़्यादा रेनफॉल हुआ तो फ्लड आ जाएगा ना, हुआ ना हाइड्रोलॉजिकल डिजास्टर, राइट? इनफैक्ट पहले जो रिजल्ट्स देखने को मिल रहे थे, दैट इज धीरे धीरे जो रेनफॉल देखने को मिल रहे थे ना इन वेरियस पार्ट्स ऑफ दिस रीजन ड्यूरिंग मानसून सीजन, वो अभी कन्वर्ट हो रहे हैं इनटू एक्सट्रीम रेनफॉल, जहाँ पे बहुत झमाझम बारिश हो रही है। इनफैक्ट अगर लोकलाइज्ड और लार्ज वेदर फिनोमिना की अगर बात करें, यस अनडाउटेडली ये सब जो रेनफॉल इवेंट्स है वो बहुत समय हम लोग तो इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय लोकलाइज्ड थंडरस्टॉर्म्स एंड देयर कवरेज एरिया, बट पहले जिस रेंज अभी जो डेटाज हम लोग को मिल रहे हैं और उस रेंज से जो देखा जा रहा है दैट कितना एरिया में थंडरस्टॉर्म्स आते थे, उसके हिसाब से कितना एरिया वाज रेन का इम्पैक्ट होता था, वो चीज़ें हमें चेंज होती हुई दिख रही हैं। देयर इज़ कंपैरिजन विद कवरेज एरिया ऑफ लो प्रेशर सिस्टम एज वेल एज साइक्लोन्स एज वेल। नेक्स्ट, हिडन डेंजर्स ऑफ टोबैको। देखो अभी जो टोबैको, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, क्योंकि टोबैको अगर कंज्यूम करोगे ना तो माउथ कैंसर ये सब भी हो सकता है, जो क्या कहेंगे एक हेल्थ इंपैक्ट होता है, जो कि हमारे यूथ को डिग्रेड कर रहा है। वही तो बोला जा रहा है दैट अभी जो टोबैको इंडस्ट्रीज हो रही है ना, ये अपना प्रमोशन ऐसे कर रही है ना जो कि यूथ को फोकस कर रही है, राइट? इनके मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज अगर देख लीजिएगा थ्रू मीडियाज एंड स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स। सो टोबैको अनडाउटेडली अगर इसको कंज्यूम होगा तो ये दुनिया भर में कंज्यूम हो रहा है, वेरियस दुनिया के अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग यूथ्स इसको कंज्यूम कर रहे हैं, जिसके कारण ये डेटा निकल के आया है दैट टोबैको रिलेटेड अगर मृत्यु दैट इज फैटलिटीज़ देख लीजिएगा, अराउंड 8 मिलियन डेथ हर साल हो रहा है, और 7 मिलियन डेथ जो है वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली लिंक्ड है टू द टोबैको यूजेजेस। तो देर आर कंसर्न्स ओवर यूथ दैट टोबैको कंजम्पशंस जो है ना यूथ ने स्टार्ट किया फ्रॉम 13 to 15 ईयर्स, और अभी के समय में ये देखा जा रहा है, जी हाँ, वर्ल्ड वाइड एडवोकेट किया जा रहा है फॉर द गवर्नमेंट प्रोटेक्शन, दैट गवर्नमेंट को प्रोटेक्शन देना चाहिए यूथ्स को, गवर्नमेंट को मेक श्योर करना चाहिए दैट टोबैको का कंजम्पशन को डिस्करेज करना चाहिए, डिसेप्टिव टोबैको मार्केटिंग करना चाहिए, ऐसे मार्केटिंग करो दैट लोगों को डर उल्टा हो जाए दैट हाँ टोबैको के नेगेटिव इम्पैक्ट से, राइट? इनफैक्ट अभी के यूथ्स क्या है ना, सिगरेट नहीं तो ई सिगरेट को ये लोग फोकस कर रहे हैं। इनफैक्ट बोला जा रहा है दैट 37 मिलियंस जो एडोलेसेंट्स है, एडोलेसेंस कौन होता है, जो क्या यूथ से लेकर मैच्योर्ड स्टेज के जो बीच का ट्रांजिशन जोन है ना, यही एडोलेसेंट है ना, जो क्या 13 से यूजुअली 17 साल का होता है, राइट? ये बच्चे लोग बहुत ही ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, और लड़कियां भी पीछे नहीं है इसमें, राइट? हेल्थ रिस्क अगर एसोसिएटेड देख लीजिएगा विद द टोबैको यूजेजेस, तो यस कैंसर तो होता ही है, हेल्थ इश्यूज बहुत सारे होते हैं, और ये एक एडिक्टिव है क्योंकि निकोटिन होता है ना इसमें टोबैको प्रोडक्ट्स में, राइट? तो यही बोला गया दैट अभी भी अगर देख लीजिएगा, वैसे पहले तो बहुत बोलता जाता था एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के सामने, हॉस्पिटल्स के सामने ये सब चीज़ें नहीं हो पाएगी, बट अभी भी देखने को मिल रहा है दैट इजीली टोबैको प्रोडक्ट्स एक्सेसिबल होता है नियर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, राइट? इसीलिए अगर देख लीजिएगा दुनिया भर में इसका इम्पैक्ट हमको देखने को मिल रहा है, और इसमें इकोनॉमिक बर्डन भी बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि एक तो टोबैको रिलेटेड डेथ हो रहा है, आप सोचो वही यूथ का मर जा रहा है, अब वही यूथ अगर जिंदा होता तो कितना अच्छा होता ना, he could have been an asset for the country, right? In fact, low and middle income countries में ये सब चीज़ें हम लोग को ज़्यादातर देखी जा रही है। टोबैको कंजम्पशन जो है ये कंट्रीब्यूट करता है टू पॉवर्टी एज वेल, क्योंकि आप उस पैसे का सोचो, एक बंदा अगर एक दिन में 5 टोबैको खा रहा है, राइट, 50 रुपये खर्च कर रहा है, मतलब महीने का कितना हुआ 1500, वही 1500 को अगर वो इन्वेस्टमेंट करता तो
शायद 50 साल बाद वो 1500 हर महीना अगर इन्वेस्ट करते 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 बहुत गुना पैसा हो जाता, राइट। सो वही बोला जा रहा है, देयर इज इंपॉर्टेंस ऑफ इम्पोजिंग हाई टैक्सेस ऑन टोबैको प्रोडक्ट्स और रिड्यूस कंजप्शन। जी हाँ, बट एक पता है, आप ये सरकार क्या पागल है क्या? हाई टैक्सेस क्यों नहीं, एक लेवल के ऊपर टैक्स क्यों नहीं कर पाती है? पता है, वैसे तो देख लीजिएगा लिटरली बहुत हाई टैक्सेस है टोबैको उसके ऊपर, बट स्टिल एक लेवल के ऊपर इसलिए नहीं कर पाती है क्योंकि लोग फिर तो देश से ही खरीदना बंद कर देंगे। फिर क्या होगा? फिर स्मगलिंग होगा नेपाल से, बांग्लादेश से, म्यांमार से। अब स्मगलिंग से तो अच्छा है ना अपने देश में, अपना देश का पैसा अपना देश में रहे। स्मगलिंग से तो बिल्कुल वो तो पैसा डायरेक्टली आपका उधर चला जाता है ना दूसरे विदेशों में, राइट। सो ये सब चीज़ों को भी एक लेवल तक देखा जा रहा है, राइट। इंटरनेशनली क्या कोई एफर्ट लगाया जा रहा है? जी हाँ, वर्ल्ड हेल्थ का भी एक एफर्ट है जो उसका नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल। ये क्रूशल पब्लिक हेल्थ एग्रीमेंट है। इनफैक्ट एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल के द्वारा ही इम्प्लीमेंट किया जा गया है एक एम्पावर इनिशिएटिव, जो कि अगेन कंट्रीज़ को एड कर रही है जिससे वो मेजर्स ले सके जिससे टोबैको का जो डिमांड है वो घट सके, है ना। और ये कैसे होगा? ऑफ कोर्स वार्निंग लेवल्स देकर। आप टोबैको का पैकेट में देखिएगा, वहाँ पे बहुत बड़ा वार्निंग लेवल दिखा था दैट माउथ कैंसर हो रहा है, राइट, इंक्लूडिंग टैक्सेशन। तो ये सब कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स है जो उसको फोकस किया गया है। असम ट्रिब्यून का ये नेक्स्ट आर्टिकल है जस्टिस फॉर ऑल के बारे में। नाउ लीगल एड मतलब जैसे अगर आप कोई गुनाह कर रहे हैं, राइट, तो बहुत समय क्या होता है ना, लोग ये फंसे हुए रह जाते हैं, उनको कोई वकील नहीं मिलता है। अब बट हम गवर्नमेंट ने तो प्रोवाइड किया हुआ है फ्री लीगल एड के बारे में, राइट, जो कि अनडाउटेडली फ्री लीगल एड का जो प्रोविज़न है ना हमारे देश में, वो इस अपहोल्ड करता है हमारे देश के रूल ऑफ लॉ को, प्रोटेक्ट करता है राइट्स ऑफ ऑल सिटीजन और प्रमोट करता है सोशल जस्टिस को। क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी अगर देख लीजिएगा वो भी तो कमेंट करता है दैट सोशल जस्टिस प्रोवाइड करेगा। और जस्टिस भी क्या, सोशल, इकोनॉमिक एज वेल एज पॉलिटिकल। तो ये क्या हो, अगर आपको लीगल एड मिल रहा है तो ये क्या पॉलिटिकल जस्टिस तो नहीं, इकोनॉमिक जस्टिस तो नहीं, बल्कि सोशल जस्टिस का प्रावधान है, राइट। तो वही है, वेलफेयर एंड लीगल एड हमारे आर्टिकल 38, 39A में भी क्लियरली मेंशन है। इनफैक्ट देयर इज एम्फेसिस ऑन इक्वल एक्सेस ऑफ टू जस्टिस टू रिगार्डलेस ऑफ इकोनॉमिक स्टेटस। आप वो अमीर हो या फिर गरीब हो, इट डज नॉट मैटर, यस गवर्नमेंट हैज़ प्रोवाइडेड फॉर लीगल एड। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स अगर देख लीजिएगा लीगल एड्स का, तो यस यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट और राइट टू लीगल डिफेंस कहीं ना कहीं इसको इंश्योर करता है। यही नहीं, इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट भी इंश्योर करता है दैट एक फेयर ट्रायल और एक लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जा सके हर एक लोगों को जो कि इसमें कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में फंसते हैं, राइट। और ओवरऑल इस्टेब्लिश किया गया हमारे देश में लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ को भी। 1987 में एक एक्ट बनाया गया था जिसको कहते थे लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ एक्ट, जिसके तहत फॉर्मेशन किया गया नालसा और सालसा का, दैट इज़ नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी और स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। इनफैक्ट यही नहीं, डिस्ट्रिक्ट के भी लेवल में डिस्ट्रिक्ट लेवल सर्विस अथॉरिटी भी है, एवरी डिस्ट्रिक्ट, जो कि फैसिलिटेट करता है लीगल एड्स को। तो व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ लीगल एड सर्विसेज? देखो, लीगल एड सर्विसेज की अगर स्कोप देखें तो यस, इट रेंजेस फ्रॉम लीगल मैटर्स, जो क्या कवर करता है क्रिमिनल केसेस को, सिविल डिस्प्यूट्स एज वेल एज फैमिली मैटर्स को। और इसके टारगेटेड बेनिफिशरीज कौन है? मेनली इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज पर्सन्स, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़, वुमेन्स, चिल्ड्रंस और वल्नरेबल ग्रुप्स। व्हाट आर द चैलेंजेस इश्यूज दैट आर देयर इन दिस केस? देखो, एक तो सबसे बड़ा चैलेंजेस जो कि इस आर्टिकल में हाईलाइट किया गया है, दैट भले ही है लीगल सर्विस का अवेलेबल, बट स्टिल कहीं ना कहीं लोगों के बीच में अवेयरनेस की कमी है। लोगों को पता ही नहीं है दैट फ्री लीगल सर्विसेज भी अवेलेबल है। अगर फ्री लीगल सर्विस देगा तो कौन देगा? हम और आप तो नहीं देंगे ना, एडवोकेट्स को देना पड़ेगा, राइट। बट बोला जा रहा है दैट एडवोकेट्स के जो नंबर है वो इनएफिशिएंट है, और जो भी एडवोकेट्स है वो ज़्यादातर प्राइवेट से जहाँ पे ज़्यादा पैसा मिलता है वहीं पर चले जाते हैं, राइट। देयर इनेबिलिटी टू प्रोवाइड इफेक्टिव असिस्टेंस, जी हाँ, दे आर इनेबल टू प्रोवाइड इफेक्टिव असिस्टेंस। देयर डिसऑर्गेनाइज्ड एंड इंटरमिटेंट नेचर ऑफ लीगल एड मूवमेंट, जी हाँ, कहीं ना कहीं लीगल एड मूवमेंट का भी अगर ये मूवमेंट अगर देख लीजिएगा ओवरऑल देश या फिर दुनिया में, वो भी काफ़ी ज़्यादा डिसऑर्गेनाइज्ड, राइट। तो ये सब कुछ ऐसे चैलेंजेस है जो कि इसके द्वारा फेस किए जा रहे हैं, जो कि इस आर्टिकल में आज के मेंशन किया हुआ है। इसी के साथ आज का यह आर्टिकल समाप्त करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट, दैट इज़ जून के असम ट्रिब्यून के एनालिसिस के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो। थैंक यू वेरी मच गाइस।